और सबसे पहले तो मैं आप लोगों से माफी मांगना चाहता हूँ कि मैं मराठी में नहीं बोल पाऊंगा। मराठी मैंने भी सीखी नहीं है अच्छी तरह। मैं मराठी जरूर नहीं बोल सकते, खूब चांगला बोल सकते हैं से बोलना, तो इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ आप लोगों से। लेकिन अगली बार आऊंगा सामने तो शायद होपफुली मैं अच्छी मराठी बोलूंगा आप लोगों से। शुरुआत करने से पहले मैं स्पीकर सर का उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया आज आप लोगों से मिलने का और आप लोगों से बात करने का। मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है कि मेरी ऑडियंस से मैंने कभी बात नहीं की, मुझे डर भी लग रहा है। तो मेरे बोलने के क्रम में कुछ छूट जाने से या फिर कुछ बात दिमाग में नहीं आए तो हम फिर क्वेश्चन आंसर सेक्शन में वो दे सकते हैं। बेसिकली मैं दो चीज़ में बोलना चाहूँगा आज। एक तो वाई एंड हाउ ऑफ यूपीएससी, क्यों हम लिखते हैं यूपीएससी, क्यों मैंने लिखा। आज जो मैं भी बोल रहा हूँ मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा, मेरा अप एंड डाउन, मैंने किस तरह तैयारी की। तो वो मेन जो इशू है उसको एड्रेस करना चाहूँगा, वाई ऑफ यूपीएससी एंड हाउ ऑफ यूपीएससी। वाई क्यों लिखना चाहते हैं, सब लोगों के अलग अलग कारण होते हैं। कुछ लोगों को लाल बत्ती अच्छी लगती है, कुछ लोगों को बड़े बड़े घर अच्छे लगते हैं, कुछ लोगों को लोगों के लिए काम करना अच्छा होता है, अच्छा लगता है। तो सब लोगों के अलग अलग रीजन्स होते हैं लिखने के, और ये बहुत जरूरी है कि आप अपना रीजन ढूंढ लें। नो, यू शुड नो एग्जैक्टली व्हाई यू राइटिंग दिस एग्जाम। सो ऑल ऑफ अस आर ओन रीजन। जैसे मैंने आपको बताया कि सबके अलग अलग सोच होती है। कुछ लोगों के लिए काम करना होता है, क्योंकि एक बार जब आपको पता चल जाता है कि आप क्यों लिखना चाहते हैं तो फिर आप उसके पीछे भी जान से मेहनत कर सकते हैं। लेकिन अगर पता ही नहीं हो हम क्यों लिखना चाह रहे हैं तो फिर वो बात नहीं बन पाती, वो फिर जोश नहीं आता, वो जज्बा नहीं आता है। तो मुझे मेरे दोस्त चिरागते हैं, मैं बिहार से हूँ, और आपने नोटिस किया हुआ है कि बिहार और यूपी से एक टाइम में काफी लोग आया करते थे IAS में, अभी भी आते हैं। अब महाराष्ट्र से लोग आते हैं, अच्छी बात है। तो अब मेरे मित्र मेरे को चिराया करते हैं कि क्योंकि मैं बिहारी हूँ, तो बोलते हैं जो कहता मानते हैं कि बिहार में बाकी सब जगह माँ बाप अपने बच्चे को ABCD सिखाते हैं, हम लोग पैदा होते हैं तो यूपीएससी पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो हमारा अल्फाबेट ही यूपीएससी से शुरू हो जाता है, ABCD से शुरू नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं हम बिहार पिछड़ा स्टेट है, अभी कुछ अच्छा हो रहा है, महाराष्ट्र की तरह आगे नहीं है। तो कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली आपके माइंड में क्या होता है, जैसे नया होम टाउन सहरसा है, आप लोगों में से शायद ही किसी ने सुना होगा सहरसा के बारे में। इट्स अ वेरी वेरी स्मॉल प्लेस, नामेर इज स्टिल अ मच बिगर प्लेस। सहरसा काफी छोटा जगह है, वहाँ पे कुछ नहीं है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, डिविजनल हेडक्वार्टर है, कोई इंडस्ट्री नहीं है, कोई बिजनेस नहीं है। तो उस छोटे जगह पर मैं आई वाज बॉर्न है, और क्लास 5 तक मैं हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ता था। तो वहाँ पे आपके रोल मॉडल ज्यादा नहीं होते, तो छोटी जगह है, कोई बिजनेसमैन नहीं है, कोई बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं है। तो जो आपके कलेक्टर होते हैं, जो SP होते हैं, वो आपके रोल मॉडल होते हैं, बिकॉज दे आर द बिगेस्ट फंक्शनरी इन द डिस्ट्रिक्ट। और कुछ लोग होते हैं जो काफी अच्छा काम कर जाते हैं, जो लोग उनको बरसों वर्ष याद करते हैं। तो उनके बारे में सुन के सबकॉन्शियसली मेरे दिमाग में भी था कि अच्छा जॉब है, इसको करने से अच्छी इज्जत मिलती है, लोगों के लिए काम करने को मिलता है। तो वो बात एक दिमाग में थी कि इसलिए शायद यूपीएससी लिखना है, लेकिन कोई फिक्स नहीं था। बचपन में आप लोग को बचपन मतलब इस एज में हो जहाँ हमारे सपने बदलते रहते हैं। ड्रीम्स कीप चेंजिंग। किसी टाइम आप कोई मूवी देख लेते हो लंच टाइप की तो आप आर्मी में जाना चाहते हो, मुन्ना भाई देख के डॉक्टर बनना चाहते हो। वो सपने हमारे बदलते रहते हो, फिक्स नहीं होते हैं। कुछ लोग होते हैं जो बिल्कुल फिक्स होते हैं, कहीं से पता होता है हमको कि IAS में जाना है, UPSC APSC में जाना है। मेरे साथ वैसा नहीं था। मेरे साथ मेरे को पता नहीं था मुझे क्या करना है जिंदगी, तो कंफ्यूज था मैं क्या करूँ। ठीक है, आराम से मैं पढ़ाई लिखाई कर रहा था। तो जब मेरा 12th 10th मैंने पास किया कहीं स्कूल से, फिर मैं 12th में के लिए दिल्ली गया कॉलेज में। फिर मुझे ये पता था लेकिन मुझे क्या क्या नहीं करना है जिंदगी में। तो ये एक अच्छी बात थी मेरे लिए। आई न्यू ऑल आई वांट टू डू इन लाइफ। मुझे पता था मुझे इंजीनियर नहीं बनना है, डॉक्टर नहीं बनना है, वो सब झंझट खत्म हो गया था। मेरे सारे इंटरेस्ट एग्जाम मुझे नहीं लिखने थे, मेरे पास टाइम बहुत था सोचने को बाकी क्या करना है आगे। तो फिर मुझे कॉलेज का जो स्कूल का जो लास्ट ईयर था, मैं 12th, उस समय किसी ने बताया कि नेशनल लॉ स्कूल बैंगलोर काफी अच्छा कॉलेज है। तो मैंने पूछा कि अच्छा कॉलेज है, तो बोलते हैं सबकी नौकरी मिल जाती है और सबको बहुत पैसे मिलते हैं। मैंने कहा अच्छी बात है, उसका इंटरेस्ट लिख देते हैं, क्योंकि द ओनली क्राइटेरिया दैट टाइम वाज कि पैसे अच्छे मिलने चाहिए। नो कमिंग फ्रॉम मिडिल क्लास बैकग्राउंड दैट मोस्ट ऑफ अस कम फ्रॉम, जॉब सिक्योरिटी काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। आपके माँ बाप
पैसे खर्च करते पढ़ाई में, आपको भी नौकरी चाहिए होती है, तो उतना आप सोचते नहीं है कि मेरा दिल क्या बोल रहा है, क्या करना है, नहीं करना है। पहली चीज़ दिमाग में रहती है कौन सी नौकरी में कितना ज़्यादा पैसा मिल रहा है। तो मेरे को किसी ने बताया बहुत पैसा मिलता है, वहाँ से आप जॉब कर दो, तो मैं ठीक है कर लेते हैं। यही जो मैं मेडिकल इंजीनियरिंग कर रहा था, तो मैंने उसका इंटरेस्ट टेस्ट लिखा और फिर मेरा उधर अपॉर्चुनिटी हो गया। तो 5 साल मैं था बैंगलोर में, लेकिन वो फील्ड मेरे लिए काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशनल था, क्योंकि वो जो कॉलेज है वो काफ़ी यूनिक और अच्छा कॉलेज है। वहाँ उस कॉलेज में मुझे नॉलेज देनी स्पेस टू थिंक फॉर माई सेल्फ। उसके बाद उन्होंने मुझे एक जगह मिली, एक ऐसा मौका मिला जहाँ मैं अपने लिए सोचने लगा, जहाँ मैं अपने when I started questioning things, when I started thinking about things। उससे पहले किसी ने कुछ बोल दिया, हाँ ठीक है, अच्छा है, लेकिन अब मैं पहली बार सीरियसली सोच रहा था कि मुझे क्या करना है लाइफ में, मैं क्या करना चाहता हूँ। लेकिन क्या होता है ना, आप ये सब आइडियल्स आपके दिमाग में आते हैं, लेकिन फिर वही बात पैसे पै जाती है। अरे यार, मैं अगर लॉयर बन के प्रैक्टिस करूँगा तो 5,000 10,000 कोर्ट में मिलते हैं, वो भी नहीं मिलते हैं। तो फिर दूसरा क्या ऑप्शन है? दूसरा ऑप्शन है आप बड़ी बड़ी कंपनियों में ज्वाइन कर सकते हैं कॉर्पोरेट लॉयर, और या फिर आप लॉ फॉर्म में काम कर सकते हैं। तो मैं भी उसी ऑप्शन में फिर से दोबारा करनी शुरू हो गया। तो इससे मैंने 5 साल लॉ पढ़ने के बाद मैंने कंपनी ज्वाइन करी, लॉ फॉर्म ज्वाइन करी। तो वहाँ पे काम करना शुरू किया। वहाँ पे पैसे बहुत देते हैं, वो आपको इतने पैसे देते हैं कि आप खर्च नहीं कर पाते, बहुत सारे पैसे देते हैं। तो फिर अब कोई टाइम नहीं होता आपके पास खर्च करने का, आपसे इतना काम करवाते हैं वो। तो फिर वो हो गया, 1 साल मैंने काम किया, लेकिन काम करने में दिल नहीं लग रहा था, एक मजा नहीं आ रहा था, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रोसेस की दिमाग में कि मैं ऐसा नहीं बोला हूँ जो कॉर्पोरेट सेक्टर में वो अच्छा काम नहीं करते या उनके लिए अच्छा नहीं होता। हर एक आदमी की अपनी अपनी चॉइस होती है। कुछ लोग जैसे से सोशल सेक्टर में रहना चाहते हैं, लोगों को भी काम करना चाहते हैं। वो एक काम ऐसा था जो ऑफिस वाला पूरा काम था, बड़े बड़े क्लाइंट्स आपको डील करना होता था, अच्छी अच्छी अंग्रेजी बोलनी होती थी, कभी कभी अमेरिकन एक्सेंट में बोलनी होती थी क्योंकि आपके अमेरिकन क्लाइंट होते थे। तो वो काम मुझे उतना मजा नहीं आ रहा था, क्योंकि लोगों से कोई इंटरेक्शन नहीं हो रहा था मेरा, और सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा था। अगर मैं रात को सोता था तो बस ठीक है, इस कंपनी का 500 करोड़ का ये ट्रांजैक्शन हो गया, इस कंपनी के शेयर इशू हो गए, कितने लोग अफेक्टेड वो मेरे को नंबर कभी नहीं मिलते थे। तो वो एक अनसेटिस्फैक्शन हमेशा बना रहा। तो फिर मैंने डिसाइड किया है कि नहीं, अब मेरे से नहीं आ रहा, क्योंकि मुझे लगता है ये एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है कि आप वो काम करें जिसको आप एंजॉय करें, तब आप जिंदगी में अच्छा कर सकते हैं। क्योंकि काम हम इस पर लॉट ऑफ टाइम होती है, एक दिन में 10-12 घंटे तो काम नहीं चले जाते, और अगर आप अपने काम को पसंद नहीं करते हैं फिर जिंदगी खराब हो जाती है बिल्कुल। तो वो मेरे लिए काफी इंपॉर्टेंट था। वो मैंने डिसाइड कर लिया था 1 साल के बाद कि मुझसे ये नहीं हो रहा है, कॉर्पोरेट सेक्टर में मेरा दिल नहीं लगता है, तो मुझे कोई दूसरा करना है। तो मेरे माहौल में यूपीएससी, मेरे कॉलेज में यूपीएससी का ज्यादा माहौल नहीं था, काफी कम लोग यूपीएससी की तैयारी करते थे। लेकिन मेरा एक बैचमेट था अबू, वो भी फॉरेन सर्विस में, तो उनको भी यूपीएससी की चार्ज थी। फिर हम दोनों ने आपस में ग्रुप बनाया और हमने सोचा कि नहीं, हम लिखेंगे यूपीएससी। फिर भी हमने सोचना शुरू किया कि लिखेंगे। तो थोड़ा बहुत प्लानिंग किया, लेकिन लास्ट ईयर कॉलेज होता है, सब लोग मस्ती में होते हैं, सबके बॉयफ्रेंड करते हैं, सारे फ्रेंड होते हैं, काफी टेंशन आ जाता है, तो वो निकल गया उसी तरह। फिर नौकरी एक साथ करी, फिर नौकरी छोड़ी। उसके बाद से मैंने सीरियसली सोचना शुरू किया कि नहीं, आप क्योंकि नौकरी तो छोड़ दी और मतलब थोड़ा खराब लगता है ना, तो नौकरी छोड़ दी, आपके पैसे नहीं है तो आप माँ बाप के पैसे के खा रहे हो, और उन्होंने आपको इतना पढ़ाया, 5 साल के पैसे खर्च किए, तो आपको थोड़ा वो बहुत प्रेशर हो जाता है कि नहीं, आपको सीरियसली करना है, बचपना खत्म हो गया, कॉलेज खत्म हो गया, तो वो थोड़ा सीरियसनेस आ जाता है। वो आ गया था मेरे। फिर मैंने सोचा कि अब दिखना है, तो मैं कोचिंग लेके मैंने सोचा मैं ज्वाइन नहीं करूँगा, क्योंकि 5 साल मैंने लॉ पढ़ा था, तो आई हैड सम फेथ इन माय एबिलिटी कि मैंने ठीक ठाक ही पढ़ा था। तो ऑप्शन मेरे लॉ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन थे। लॉ तो इसलिए क्योंकि मैंने लॉ 5 साल पढ़ा था, पवार इसलिए क्योंकि सारी दुनिया पवार ले रही थी, तो मैंने भी पवार नहीं किया, उसमें कुछ सोचा नहीं मैंने। फिर मैंने सिलेबस देखा तो मुझे बहुत सिंपल लगा और लॉ से थोड़ा ओवरलैप कर रहा था, तो मुझे लगा मैं शायद मैनेज कर दूंगा, तो मैंने ऑप्शनल चूज कर लिए दोनों। उसके बाद कॉन्फिडेंस था उसमें थोड़ा ज़्यादा था, लगा कर आराम से हो जाएगा, सब कुछ खुद से कर दूंगा। तो मैंने पवार के लिए कुछ दोनों ऑप्शन के लिए मैंने कुछ ट्यूशन नहीं, कोई क्लास नहीं की, दिल्ली में था। जीएस के लिए मैं वाजीराम ज्वाइन किया था, लेकिन टू बी ऑनेस्ट द ओनली रीजन आई ज्वाइन वाजीराम वाज क्योंकि मैं घर पे था। मैं आपको जो कोचिंग था मुखर्जी नगर और आनंद नगर वहाँ नहीं था, मुझे ड्रॉ नहीं मिलते थे, तो मुझे मेरी लाइफ काफी बहुत थी इधर,
घर पे कोई टाइम नहीं, भैया आते थे वो चले जाते थे ऑफिस, तो अकेले मैं बिल्कुल पक्का करता था। तो इसलिए मुझे लगा कोचिंग में जाऊंगा तो एंटरटेनमेंट होगा, क्योंकि ढेर सारे लोग आते हैं और उनसे आपका इंटरेक्शन होता है, सीखते हैं। इसलिए बस तब तो मेरी जगह ज्वाइन की है, तो वो मैंने वाजिना में ज्वाइन किया और बहुत बड़ा खुद से पढ़ने की कोशिश की। मुश्किल ये हुई कि गाइडेंस मेरे को नहीं मिल पा रहा, तो बताने वाला नहीं था कि भैया पढ़ा में ये पढ़ो पढ़ो पढ़ो। तो मैं वेब पे जाता था, जितने टॉपर्स थे सबके इंटरव्यू करता था, उन्होंने जो जो बुक बोले थे सब लिखता था, फिर मैं वो सारी बुक करेक्ट करता था और कंफ्यूज हो जाता था किससे पढ़ूँ किससे ना पढ़ूँ, तो थोड़ा थोड़ा सबसे पढ़ लेता था और उसके बाद समझ में नहीं आता था। लेकिन अच्छा लगता था कि मैंने पढ़ लिया है और अपने आप को मैं झूठी बोल देता था कि मैंने चलो समझ लिया है, हो जाएगा कहीं। और कोई मैंने टेस्ट वेस्ट नहीं किया तो कभी मैंने चेक ही नहीं किया मैंने कितना पढ़ा है। तो आई वॉज ऑलवेज अंडर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं पता है खुद से कर दूंगा, ऐसा कर लिया मैं ये सोच के बिल्कुल खुश हो गया था। और फिर लॉ काफी सारा सिलेबस था, लोगों ने मना किया कि लॉ मत लो आप, सिलेबस है दूसरा कुछ लो, लेकिन मुझे पता था अगर मैं लॉ लेके नहीं कर पाऊंगा तो दूसरा किसी से देख लेके तो कभी नहीं कर पाऊंगा, तो लॉ तो मेरे को लेना ही था। तो फिर मैंने पढ़ाई की लॉ और बाबा के साथ प्रीलिम्स दिया, पहला प्रीलिम्स दिया जो मैंने, वो प्रीलिम्स अच्छा था, काफी मेहनत की अच्छा, थोड़ा कॉन्फिडेंस डर तो लगता है क्योंकि आप पहली बार दे रहे हो, पता नहीं होता क्या होता है, होता है कैसे लिखना है लिखना है। तो मेरा प्रीलिम्स काफी अच्छा गया था, मैं बहुत कॉन्फिडेंट था, लेकिन क्योंकि डर अंदर से हमेशा बना जाता है तो मैं घर आके सोचता था अरे मैंने उसमें रोल नंबर लिखा था या नहीं लिखा था, मैंने निकालने में साइन चाहिए नहीं कैसा है, तो मुझे मैं तो बहुत अच्छा प्रिंट लिखा है लेकिन अरे क्या फायदा होगा, ये तो एग्जाम में साइन नहीं किया होगा, मेरे पेपर ही करेक्ट नहीं होगा, ये सब फालतू के डाउट्स आ रहे थे मन में। तो लेकिन ये आते रहते हैं, प्रोसेस एग्जाम का एक प्रोसेस है, आपको ये चैलेंज करता है, ये सब डाउट ला के आपको तंग करके परेशान करके। और मैं ये भी सोच रहा था ठीक है अगर इन्होंने मेरा पेपर चेक नहीं किया होगा तो मैं आगे ट्राई करूंगा और अपना पेपर निकल पाऊंगा। तो आई वाज टेलिंग यू व्हाट ऑन थॉट थ्रू दैट और ये जबरदस्त मैंने सब कुछ सही किया था, लेकिन इतना डर बना रहता है क्या होगा नहीं होगा, कैसे वाले लिखा होगा नहीं लिखा होगा, इन सब बकवास के क्वेश्चन आपके दिमाग में आते रहते हैं। मैंने लिखा अपना पहला प्रीलिम्स, उसके बाद मैं घर चला गया, मैं बहुत खुश था, मुझे लगा मैंने बेसिक क्लियर कर लिया, इतना खुश था मैं। तो मैं घर गया और मैं बीमार पड़ गया, मुझे को टाइफाइड हो गया था और काफी मैं बीमार पड़ गया 1 महीने के लिए और बुरी तरह बीमार पड़ गया, बहुत मेहनत की मैंने प्रीलिम्स की, इसलिए मुझे लगा मैं बीमार पड़ गया। तो घर पे फिर मम्मी ने कहा आराम कर लो अच्छी तरह, कोई फायदा नहीं है, बेसी तो बार बार आएगा, जिंदगी की बार आएगी, मैंने काफी मैंने कहा ठीक है बेसी बात तो नहीं लेंगे। फिर मैं जब रिजल्ट आने के प्रीलिम्स रिजल्ट ऑफिस में आए थे, उसके आने के 1 वीक पहले मैं दिल्ली आया, तब तक मैं ठीक हो गया था 2 महीने, तो कुछ पढ़ाई नहीं मिली नहीं थी बिल्कुल। तो और मुझे पढ़ाई इसलिए नहीं थी क्योंकि मुझे अभी तक लग रहा था मैंने पढ़ लिया है, क्योंकि मेरा फॉल्स कॉन्फिडेंस था और फीलिंग था, उसके अंदर मैं सोच रहा था कि मैंने पढ़ाई तो कर लिया। तो मैं वापस दिल्ली आता हूँ और रिजल्ट रिजल्ट आ गया था, तो फिर हमने चक्कर आने लगी अब कैसे होगा, मैं देख रहा हूँ लॉ भी पूरा नहीं हुआ है, पढ़ाई भी पूरा नहीं हुआ है, जीएस भी बाकी है, सो आई वाज इन कंप्लीट मेस, तो आई जस्ट डिडंट नो व्हाट टू डू। तो फिर मैंने सोचा कि मैं कुछ कोचिंग वालों को उनके पास जाता हूँ, उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ भैया मेरे को थोड़ा क्रैश कोर्स दे दो, नो आई टिकट अकाउंट स्मार्ट है। तो मैंने बहुत उनको बोला, उन्होंने लेकिन चेहरे को शायद पढ़ लिया और किसका नहीं होने वाला है, उन्होंने मना कर दिया, किसी ने बोला कि हमारा कोई कोर्स नहीं होता, अभी पहले होता है प्रीलिम्स रिजल्ट के बाद कोई क्रैश कोर्स नहीं है, नो, और प्रीलिम्स के एग्जाम के बाद होता है हमारा कोई सिलेबस कवर करने के लिए होता है। तो सबने मना कर दिया, वही तो जो जीरा मोहन जो भी सबके साथ सबके करवा दिया, तो किसी ने लिया नहीं। तो फिर अब कोई भाई नहीं था मेरे पास, फिर मैंने दोस्तों से पूछा क्या है आप लोगों के पास कोई नोट्स है किसी के, तो लोगों के नोट्स कलेक्ट किए मैंने पवार के लिए। लॉ में थोड़ा कॉन्फिडेंस था कि इतना बुरा तो लॉ नहीं जाएगा क्योंकि कुछ ना कुछ आइडिया था, 5 साल लॉ पढ़ा था तो थोड़ा कॉन्फिडेंस था। और लॉ स्कूल में एक अच्छी चीज ये भी सिखा देते हैं कि मतलब मुझे बोलना नहीं चाहिए कि सिखा देते हैं, वो बकवास करने की आदत अच्छी सिखा देते हैं हमें, तो किसी भी टॉपिक पर हमें बोले तो वो लिखने के लिए बोलने के लिए ट्रेन कर देते हैं। तो वो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस था कि लॉ में कुछ भी आए तो लिख तो दूंगा ही, तो मैं लिखे नहीं लिख पाऊंगा, स्पेसिफिक नहीं लिख पाऊंगा, कुछ ना कुछ लिख दूंगा, वो कॉन्फिडेंस कॉलेज का था। लेकिन बाबा को कॉन्फिडेंस रहा नहीं है, तो उनकी समझ में नहीं आ रहा था क्या करना है। तो फिर मैंने नोट्स मंगाए 1-2 जगह से कोचिंग से, उसको पढ़ना शुरू किया और एग्जाम से बीच में हमेशा हर एक वीक के बाद मुझे लगता था अभी मेरे से नहीं होने वाला, तो मैं अपने आप को बोलता था आई कांट डू दिस एनीमोर, मैं अपने आप को टॉर्चर नहीं कर सकता हूँ और मुझसे नहीं होने वाला। और उस समय क्या होता है ना, जब आप किसी से भागना चाहते हैं तो आपको बहुत
अच्छे सतरंगे सब में दिखने लगते दूसरे फील्ड में। तो मुझे लगता था कि मुझे तो यूपीएससी क्या बकवास आएंगे, खराब की चीजें। मैंने लॉ किया, मैं अरुण जेटली की तरह, कपिल सिब्बल की तरह स्टार्ट लॉयर बना। जब मेरी तैयारी अच्छी नहीं थी, जब मुझे लगा कि मैं नहीं होने वाला है, क्योंकि ये सब थॉट आपके दिमाग में आने लगते हैं, यू स्टार्ट जस्टिफाइंग योर अनप्रिपेयर्डनेस। तो मैं भी अपने जो मेरी कमियां थी उसको बुलाने के लिए, अपने आप को खुश करने के लिए ये सारे ख्याल मेरे दिमाग में आने लगे कि मैं अरुण जेटली का लॉयर बन जाऊंगा, करोड़ों कमाऊंगा, आराम से रहूंगा। लेकिन फिर रियलिटी चेक होता था, जब भी ऐसा नहीं होगा, यूपीएससी ज्यादा अच्छा है, आराम से रहोगे। तो ये सारे मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि कॉन्स्टेंटली आपके साथ होगा। मुझे काफी कम लोग ऐसे होंगे जिसको कभी ऐसा प्रेशर नहीं हुआ हो, कभी नेगेटिव सोच नहीं आए हो। दिस इज द पार्ट ऑफ द एंटायर प्रोसेस एंड इट टेस्ट्स योर मेंटल एबिलिटी एज मच इट टेस्ट्स योर इंटेलेक्चुअल एबिलिटी। क्योंकि वो आप जो पूरा प्रोसेस है वो इतना लंबा और इतना टॉर्चरस है, वो ये भी टेस्ट करते हैं कि आपका सस्टेन करने का कितना पावर है। तो वो मेरा पावर कुछ ज्यादा नहीं था, क्योंकि मैं कुछ दिन पढ़ा हो रहा, फिर एग्जाम से 15 दिन पहले आई स्टॉप स्टडी। मैंने किसी को बताया नहीं, आई डिडंट टेल माय पेरेंट्स, आई डिडंट टेल माय ब्रदर, बट आई जस्ट गिव अप। मुझे मेरा मेडिसिन नहीं होने वाला, आई कांट डू इट्स इम्पॉसिबल, देयर इज नो पॉइंट कमिंग माय सेल्फ। सो देन व्हाट आई यूज्ड टू डू, आई विल सिट इन माय हाउस, मैं किताब ले लूँ, किताब पढ़ने का थोड़ा शौक है, तो ढेर सारी किताबें थी घर में, तो मैं कुछ पढ़ लेता था, कुछ भी किताबें। और क्योंकि किसी पढ़ने का दिल ही नहीं कर रहा था मेरा, आई गिवन अप। लेकिन नो, आफ्टर 3-4 दिन 5 दिन, देयर वाज दिस इनर वॉइस ऑफ माइंड व्हिच वाज सेइंग यू कांट बी एबल, यू कांट क्विट, यू शुड एटलीस्ट ट्राई। तो वो आपके वो हमेशा आवाज गूंजेगी दिमाग में, बोलेगा छोड़ो, बोलेगा छोड़ो। तो आपको ये हमेशा कोशिश करनी कि जो आपकी आवाज गूंजी छोड़ो, उसको दबा के रखिएगा। जो आवाज गूंजी करो, लड़ो, उसको ऊपर करने का। तो फॉर्चुनेटली जो मेरी आवाज थी वो बोली थी छोड़ो मत करो, वो ज्यादा थोड़ी मजबूत थी। फिर मैंने पूरा दिन नहीं कर लिया, उसके नोट्स थोड़े बहुत पढ़े, और एक बीच में तो मैंने सोचा था मैं जाके लिखूंगा ही, बट देन अगेन आई टोल्ड माय सेल्फ आई विल बी गोइंग राइट, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। तो पहले मैंने लिखा पेपर, जीएस का पेपर काफी डिजास्टर था, उसमें तो मैंने पैटर्न चेंज कर दिया था, और काफी अजीब तरीके से पूछने लगे थे, हिस्ट्री हटा दिया था, पॉलिटिकल कर दिया था, तो थोड़ा शुरू से पहला एग्जाम में खराब चला गया, बॉडी मूड खराब हो गया, तो तैयारी नहीं की आपकी, ऊपर से ये इतना बुरा गया। तो फिर से दुनिया लेकिन करने लगी, अरे क्या फायदा है, कोई फायदा नहीं लिखने का। तो वही तो द्वंद्व होती है, जो इनर फाइट होती है वो हमेशा होती रहती है आपके अंदर, यू ऑलवेज हैव दिस कांस्टेंट फाइट, करूँ ना करूँ, क्या होगा नहीं होगा। तो उसी पावर में फिर मैंने जीएस लिखा, तादाद लिखा, किसी तरह मुश्किल से लिखा, और तादाद पेपर जनरल आया था, उसमें कुछ ज्यादा स्पेसिफिक ऐसा नहीं था। सो इफ यू आर जनरली वेल read, if you read the newspaper and magazine, and if you have some imagination, sense of imagination, so then you could write something. आपका पेपर ब्लैंक नहीं जाता। तो thanks to my law school training, I had a very good sense of imagination. मैं बहुत चीजें इमेजिन करके भी लिखा उसने पेपर में। I finished my paper, I finished both my law and back paper, and I was hoping to get an interview call. मुझे बिल्कुल नहीं थी कि मुझे इंटरव्यू कॉल मिलेगा। तो उस बीच में मैं क्या करूँ, 3-4 महीने का टाइम था, तो मैंने सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन ज्वाइन कर लिया था, शरीर गांधी साहब के साथ काम कर रहा था उनके साथ 3-4 महीने बस, जब तक मेरा रिजल्ट नहीं मिला। तो फिर मेरे एक दोस्त ने मेरे को बताया कि रिजल्ट आया कि भाई आपका हो गया, मैंने कहा बिल्कुल बोल रहे हो, तो गाइडिंग भी हो गया। तो फिर मैंने जाके देखा, मेरे को कोई विश्वास नहीं हो रहा था कि मेरा हो गया है। आई वाज फाइंडिंग इट वेरी हार्ड टू बिलीव दैट माय एक्चुअली क्लियर द मेंस। तो ठीक है, एक दिन कुछ दिन सबको बताया, फिर वापस अरे कोई बात नहीं, तो बिल्कुल 11 नंबर आया होंगे, अभी चलो कुछ भी करो तो नहीं होने वाला है। सो दिस साइकिल अगेन स्टार्टेड ऑफ सेल्फ डाउट, ऑफ नॉट बिलीविंग इन योरसेल्फ। सो इवन दो आई हैड कम सो फार, इट्स नॉट सच ग्रेट प्रिपरेशन, नो आई स्टिल डिडंट हैव फुल फेथ एंड कॉन्फिडेंस इन माय एबिलिटी, आई केप्ट डाउटिंग माय सेल्फ। तो इंटरव्यू के लिए कोई आई नहीं थी, 10-15 दिन जो थे मैंने बस काइंड ऑफ देखा, और जो मेरे सब्जेक्ट थे कुछ वो मैंने बस देखा, बोर्ड कुछ पता ही नहीं होता। तो मेरा जो बोर्ड था वो शशि नाम का था, तो इंटरव्यू अच्छा गया फॉर्चुनेटली, क्योंकि इंटरव्यू में मैंने ये कोशिश की कि जो कुछ आंसर थे जो मुझे लग रहा था मुझसे पूछेंगे, जैसे कि आपने इतनी अच्छी नौकरी क्यों छोड़ दी, इतने पैसे कमा रहे थे, चाहते हो,
तो ये सब आंसर हमने रिवर्स किए थे, बट रिवर्स इस तरह के जो लग रहा डायलॉग बोलो जो पहले तो मैंने खुद से पूछा अपने आप को उन सवालों के आंसर जो मेरे बात दिन में आई, फिर मैंने वो आंसर प्रिपेयर की और उसको बोला उस आंसर्स को। तो मैंने इंटरव्यू में ये कोशिश की कि जो इंटरव्यू हो वो मेरे जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उसकी तरफ डायरेक्टेड हो, उधर ले जाने की कोशिश की मैंने। फॉर्चुनेटली फर्स्ट टाइम वो हो गया। उन्होंने मुझसे पूछा कि भाई आपने नौकरी क्यों छोड़ी, आप क्यों सर्विस में आना चाहते हैं, ये सब सवाल मैंने प्रिपेयर कर रखा था। सो आई आंसर वेल। और इंटरव्यू में देखा तो बॉडी को भी देखते हैं, आपकी ऑनेस्टी देखते हैं, सिंसियरिटी देखते हैं कि आप कितना आपने, क्योंकि 25 मिनट में किसी को एसेस करना, जज करना बहुत ही मुश्किल काम है और आप वो आपके कैरेक्टर को एसेस कर रहे होते हैं। इट्स अ वेरी वेरी डिफिकल्ट टास्क। तो मेरा सजेशन, क्योंकि मेरा इंटरव्यू दोनों बार आई डिड वेरी वेल इन इंटरव्यू, आई गॉट 208 तो मेरा सजेशन इंटरव्यू के लिए ये रहता है कि आप जो हो आप वही लो, जस्ट शुड बी जस्ट योरसेल्फ, क्योंकि आपका 25, 26, 27 साल की हमारी उम्र होती है। एंड इफ यू काउंट एवरीवन देयर सिटिंग देयर, उनका कंबाइंड एक्सपीरियंस देख लो, वर्क एक्सपीरियंस तो 150 साल 170 साल होगा। सो देयर इज नो वे यू कैन मैच अप टू दैट। सो देयर इज नो पॉइंट लाइंग टू देम, देयर इज नो पॉइंट नॉट बीइंग ऑनेस्ट टू देम। यू नो इट विल टेक 2 मिनट्स टू फिगर दैट आउट। और एक बार उनको पता चल जाता है कि आप डिसऑनेस्ट हैं, आप ऑनेस्ट नहीं है, सिंसियर नहीं है, then you have it. Then all you get is 30 marks, 40 marks. Doesn't matter how well you have done, because the people who have got 20 marks and 40 marks in English. So इसलिए ये काफी important है कि आपको be honest, be yourself, be truthful, and तो अच्छे नंबर आ जाते हैं। अगर नॉलेज नहीं चेक करते, आप तो ऑप्शन के बारे में सब्जेक्ट के बारे में पूछ सकते हैं क्योंकि आपने उस सब्जेक्ट में स्पेशलाइज किया है। But I personally think कि एम इंटरव्यू का ये होता है कि आपका नॉलेज टेस्ट करें। They have already tested that in prelims and mains. The interview they only want to test your character and your suitability for the job. तो वो टाइप इंटरव्यू हो गया मेरा, अच्छा लगा था, मुझे खुद ठीक लगा। आई वॉज होपफुल दैट इंटरव्यू में कम से कम तो अच्छे नंबर आएंगे। फिर उसके बाद मैं ग्रुप के आई स्टार्टेड टू प्रिपेयर नेक्स्ट ईयर, बिकॉज़ आई वाज स्टिल नॉट श्योर आई विल क्लियर इट। और मैंने क्या बेवकूफ़ी की थी, जब मैंने न्यूज़ का फॉर्म भरा था तो सारे सर्विस के ऑप्शन होते हैं, 17-18 सर्विस के। मैंने सिर्फ 3 सर्विस का ऑप्शन दिया था, फॉरेन सर्विस, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एंड पुलिस, और बाकी मैंने सबने 0-0 दिया था कि आई डोंट वांट दिस सर्विस। वो अगेन व्हाट इज एनी एक्टिव फाइट नहीं, सब मुझे नहीं करना, किसी पे नहीं करना। तो रिजल्ट आ गया और मेरा फॉर्चुनेटली मेरा वो भी है, जब मैंने पहली बार लिखा 196 में रैंक आया था, तो खुशी हुई कि हो गया, लेकिन एक्सपेक्ट बिल्कुल नहीं हो रहा था। लेकिन होने के बाद भी कुछ नहीं हुआ, क्योंकि 190 तो मेरे को पुलिस में मिला था और मुझे बोला कि मैं पार्शली गलत लाइन हूँ, तो मैं पुलिस के लिए अनफिट हूँ और मेरे को फॉरेन सर्विस मिलता नहीं, आई मिलता नहीं फ्रांस से, बाकी सर्विस के लिए मुझे मानना नहीं था। सो ये नो आई गॉट इन, आई डिडंट गेट एनीथिंग। तो मुझे अजीब सा लग रहा था, लेकिन मुझे कभी कभी बिल्कुल लगा था कि हमने जो कुछ कर दी थी शायद तो कुछ तो छोड़ देना चाहिए था, लिख देना चाहिए था। बाद में नो आई कुड हैव डिसाइडेड नॉट टू गो और लीव। तो अब एक्स्ट्रा प्रेशर हो गया कि एक बार तो छोड़ा, दोबारा अगर नहीं होता है तो लोग बोलेंगे क्या बिल्कुल पाकिस्तान का इतनी अच्छी नौकरी मिलेगी, छोड़ के पता नहीं क्या कर रहा है, टाइम पास कर रहा है। तो दूसरा टाइम जब मैं लिख रहा था दैट वाज आगे प्रेशर एंड आई टू राइट सेकंड टाइम बिकॉज़ आई डिडंट गेट एनीथिंग। तो दूसरा बात है, लेकिन जो मैंने पहली बार रिसर्च की उस सबको हटाना, नो आई हैड नाउ मोर सो मच मोर कॉन्फिडेंस इन माय सेल्फ। मुझे लग रहा था पिछली बार के में प्रॉब्लम के बाद अगर ठीक हो जाना है तो थोड़ा मेहनत करने में और ध्यान से करने में तो काफ़ी अच्छा हो जाएगा। तो देन सेकेंड टाइम मैंने सारे प्रिपेयर आई वो वेरी क्लियर है और वेरी फोकस, लाइक लॉ में मुझे पता था कि को चलो 50 नंबर एक्स्ट्रा लाने तो कैसे लाना है। एंड बाय द टाइम आई ऑल्सो बिकम वाइजर, क्योंकि मैंने सारे स्कूल की बात की थी, तब तक दिमाग में थोड़ा हो गया था, मैं अपनी गलतियों से सीख ली। तो सेकेंड टाइम की प्रिपरेशन मेरी काफ़ी फोकस थी, लॉ के लिए भी और बाबा के लिए भी। मैंने ये कोशिश की कि एवरी आंसर आई रोट आई ट्राई टू मेक इट डिफरेंट फ्रॉम एवरीवन एल्स, क्योंकि हम लोग सब एक ही किताब पढ़ते हैं, सिलेबस कॉमन है, बुक्स कॉमन होती है। सो मोस्ट ऑफ अस एंड अप रीडिंग द सेम काइंड ऑफ स्टफ एंड वी एंड अप राइटिंग द सेम काइंड ऑफ स्टफ। सो इफ आई एम एग्जामिनर, अगर मैं आपका पेपर चेक कर रहा हूँ, 5 लोगों ने अगर एक ही आंसर लिखा है, एक ही जैसा लिखा है, तो मैं सबको एवरेज नंबर दे देता हूँ। बट अगर किसी छठे बंदे ने उसको कुछ एक्स्ट्रा लिखा है, उसने अगर मेहनत की है, पेपर से कुछ आर्टिकल वोट किया है, कोई वोट वैल्यू वोट की है, ह्यूमन डेवलपमेंट वोट की है,
तो उसके लिए ऑब्वियसली एग्जामिनर का भी सॉफ्ट पढ़ना हो जाता है कि बंदे ने एक्स्ट्रा में किया है एंड यू शुड गेट एक्स्ट्रा मार्क्स. So this time, second time when I wrote, I had that strategy. For every topic, मैंने कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट चुन के रखे थे. मैंने नेट पे रिसर्च किया, बुक्स पढ़े, मैगजीन्स पढ़े, और हर एक टॉपिक पे मैंने एक्स्ट्रा पॉइंट रखे थे जो मुझे लग रहे थे बाकी लोगों के पास नहीं है. तो वो मैंने किया था सेकंड टाइम, which actually helped me lot. मेरा नंबर काफी बढ़ गया था दूसरी बार और मेंस में. ऐसे में मेरा दोनों बार ठीक ठाक नंबर आए. आई यूज्ड टू गेट गुड मार्क्स, 155, और ऐसे को मैं हमेशा इसी तरह सोच करता था कि मैं ऐसे के लिए प्रिपेयर नहीं कर पाता, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आप ऐसे के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं. ये तो एक आप पढ़ते हैं, जो जानते हैं उससे आपको लिखना होता है. लेकिन जो थोड़ी बहुत गलतियां आप अवॉइड कर सकते हैं, ये कि एक बार वही टॉपिक जिसमें आप सबसे ज्यादा कंफर्टेबल हो. बहुत बार टॉपिक्स कैसे होते हैं, काफी इम्पॉर्टेंट होते हैं, जिसका बहुत ज्यादा समझ में नहीं आता मतलब. तो कुछ लोग को लगता है कि वो ज्यादा मुश्किल टॉपिक पे लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा माना जाएगा, ज्यादा नंबर मिलेंगे. वो गलती कर जाते हैं और वो टॉपिक को इंटरप्रेट करने में गलत हो जाते हैं. तो मेरा सजेशन ये रहेगा, जब आप ऐसे लिखते हैं तो सबसे पहला क्राइटेरिया ये होना चाहिए आप पहले समझ लो टॉपिक क्या है नहीं है. ओनली वो जो कन्विंस ये टॉपिक ये बोल रहा है, फिर आप उसको ट्राई करो. दूसरा आपके पास होना चाहिए ना, मटीरियल होना चाहिए ताकि आप लॉजिकली उसको लिख सको, तो सीक्वेंसली लिख सको. आपने कुछ यहाँ से वहाँ से मत कर सको, वो काफी इंपॉर्टेंट होता है. और तीसरा, तो जरूरी नहीं है कि आप 15 पेज लिखे, 20 पन्ने लिखे. मुझे दोनों से मिला के 9 पेज लिखे थे, 8 से 9 पेज. और क्योंकि मेरे पास से लिखना कुछ नहीं, सिर्फ आई रोट मोर देन दैट, देन आई अगेन आई विल नॉनसेंस, तो आई स्टॉप. तो इसलिए ये भी कोई मायने नहीं रखता है कि आपने कितना पेज लिखा है नहीं लिखा है. यू शुड हैव कंटेंट. हमारे कंटेंट का ये मतलब नहीं कि आप 2 पेज नहीं छोड़ दो कि आपने बहुत अच्छा कंटेंट लिखा है, वो भी नहीं होता है. तो 8-9 पेज में अगर आप अपनी बात कह देते हैं, दैट इज फेयर इनफ. और अगर आपका सीक्वेंस अच्छा है, लॉजिकली आपने लिखा है, सो दैट विल गिव यू गुड मार्क्स. द वन थिंग दैट आई वुड सजेस्ट एंड रिकमेंड स्ट्रांगली इज कि अगर आप लिखते हैं ऐसे, बहुत बार हम क्या करते हैं, हम अपने जोश में, हम लोग जवानी में एनिमल्स होते हैं, काफी यूथ का जोश होता है, तो बिल्कुल एंटी स्टेट हो जाते हैं कि स्टेट जो कर रहा है सब कुछ गलत कर रहा है, हमारे कानून गलत है, जो गलत है, मशीनरी गलत है. तो हमें इतना एंटी स्टेट और एंटी इंस्टीट्यूशन होने की जरूरत नहीं. मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप उनकी खामियों को ना बताएं, मैं बस ये बोल रहा हूँ कि आप उनके गुणों से बिल्कुल चले जाए, क्योंकि हम लोग सब सिस्टम का एक हिस्सा है. आप हम लोग सब कॉन्स्टिट्यूशन से रहते हैं, हमारे सब सारे सिस्टम कॉन्स्टिट्यूशन से चलते हैं. सो यू कैन नॉट क्वेश्चन द कॉन्स्टिट्यूशन इन योर एसे. दैट वुड बी लाइक क्वेश्चनिंग एवरीथिंग एल्स इन द कंट्री. सो बट मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को क्रिटिक नहीं कर सकते. सो देयर इज साइन डिफरेंस जो आपको ख्याल में रखना होगा कि आप जोश में आके ऐसा ना बोले कि सब चीज बेकार है, सब लोग बुरे हैं, सब लोग सारी सिस्टम बेकार है. नो, यू शुडंट मेक सच स्वीपिंग जनरलाइजेशन इन योर basically, or for that matter, any of your answer. But no, it's always advisable कि आप खराब बोल रहे हैं तो आप अच्छा बोलिए, खराब के लिए आप सजेशन दीजिए. There is no point only pointing out कि भाई ये 5 चीज खराब है, वो सबको पता है खराब है, बट आपको क्या लगता है उस 5 चीज को हम कैसे ठीक कर सकते हैं. तो अगर आप अपने आंसर में सजेशन देते हैं, आई पर्सनली थिंक दैट्स हाईली अप्रिशिएटेड, बिकॉज़ नो दैट शोज यू आर एबल टू 30%. Now you have some issue, but you also have the capacity to find solution to the issue, to those questions. तो वो आप जरूर करें. जब भी आप क्वेश्चन रेज करते हैं, इशू रेज करते हैं, उसका पॉसिबल सोल्यूशन भी साथ आता आप दें. तो ये ऐसे में आप कर सकते हैं. तो दूसरा टाइम आई वाज नॉट बेटर प्रिपेयर्ड. डाउट्स तो होते थे. दूसरे टाइम में ये डाउट का प्रोसेस कभी नहीं जाता ये बेसिकली, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, टेस्ट ऑफ योर माइंड. एक बार आपका दिमाग बोलता है आप छोड़ो, दूसरा बार आपका मन बोलता है नहीं करो. सो दिस फाइट इज कांस्टेंट, इट नेवर सीजेस, कभी खत्म नहीं होता है. शुरू से लेकर लास्ट तक चलता रहता है और ये चलेगा, क्योंकि इसमें आप कम आउट विद फ्लाइंग कलर्स. अगर आपने एक बार अपने इस सारे जो आपके डिस्ट्रक्टिव थॉट्स हैं उसको विजय पा ली, उसको कंट्रोल कर लिया और एग्जाम में अच्छा कर लिया, तो फिर आप आगे भी आपकी अच्छे काम की वो नींव बन जाती है. तो वो तो हिस्सा है पूरे एग्जाम का. फ्रस्ट्रेशन आएगा, डिसअपॉइंटमेंट आएगा. आप मेरी तरह मैंने ऑलमोस्ट छोड़ दिया था पहले मरतबा एग्जाम लिखना. आपके पास भी वो सारे चीज आएंगे, लेकिन इम्पोर्टेंट चीज ये है कि आप उन सब चीज से आपको घबराना नहीं है. यू हैव टू हैव सम काइंड ऑफ फेथ, सम फ्लिकर ऑफ फेथ एटलीस्ट इन योरसेल्फ कि आप कर पाएंगे. अगर कोई भी बंदा कर सकता है तो आप भी कर सकते हो.
वो फेस होना काफ़ी जरूरी है अपने लिए। और दूसरा ये कि आपका एक जो सपोर्ट सिस्टम होता है, आपके पेरेंट्स हैं, आपके दोस्त हैं, वो सपोर्ट सिस्टम काफ़ी अच्छा होना जरूरी होता है। जैसा कि फारूक साहब बता रहे थे कि आपके सपोर्ट सिस्टम में डॉन्स नहीं होने चाहिए, क्योंकि डॉन्स को काफ़ी डिस्करेजिंग होते हैं। वो 10 साल से 5 साल से बैठ के टाइम पास कर रहे होते हैं, सारा ज्ञान बांट लिया आप लोगों को। नो, यू शुड अवॉइड सच काइंड ऑफ पीपल। यू शुड ओनली इंटरैक्ट विद पीपल हू यू थिंक वुड हेल्प यू इन अचीविंग योर गोल। तो वो आपको एक केयरफुली अपना सपोर्ट सिस्टम बनाना होगा, जो लाइक माइंडेड लोग हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं, ताकि जो ये क्राइसिस के टाइम होते हैं, मेरा जब इतना समस्या होता था, प्रॉब्लम होता था, कानून मेरा कॉलेज का दोस्त है, तो हम लोगों ने 10 साल साथ साथ पढ़ाई की है कॉलेज में, तो और उन्होंने ये पढ़ाई भी साथ साथ की, लेकिन मैं 1 साल काम करने लगा और वो सर्विस में आ गए। तो जब मुझे कोई समस्या होती थी, मुझे किसी को बोलना होता था, तो आप माँ बाप को सब बात नहीं बता सकते कि मैं यूपीएससी छोड़ रहा हूँ, कोई परेशानी हो जाएगी, या आप नौकरी भी छोड़ रहे हो, यूपीएससी भी छोड़ रहे हो, तो फिर क्या करोगे बताने लाइफ में। So the things you cannot tell your parents, no, but you can tell your good friends, especially friends who are preparing for this exam, who can understand, because they have gone through the same process and the same project. तो मेरे लिए मेरे दोस्त काफ़ी अच्छे थे, मैं उनसे वो मेरे लिए सपोर्ट सिस्टम काफ़ी अच्छा काम करता था। कुछ भी परेशानी हुई, आई टू फील डिस्करेज एंड इमोशनल, आई टू स्पीक टू देम, कॉल देम अप, तो वो मैं क्या करता था। और मैं ये भी मोटिवेशनल लोगों के जो सक्सेसफुल कैंडिडेट्स हैं उसकी पढ़ता था कि अपने को इंस्पायर करने के लिए जब मैं काफ़ी डाउन एंड आउट हो जाएगा करता है। So this was a broad strategy that I followed. And second time, नंबर 6 इंटरव्यू में आया था, ऑलमोस्ट द सेम मार्क्स 216 ऐसे में भी थे, और रैंक लेकिन काफ़ी अच्छा हो गया था, 195 से मेरा 54 हो गया था। तो फाइनली आई मेरे, और लेकिन दूसरे मरतबा भी मैंने सर्विस की नहीं भरे थे, बाकी मैंने फिर से ब्लैंक लिख दिया था, क्योंकि मुझे लगा मुझे बस इधर ही रहना है, दूसरा सर्विस नो, आई थॉट आई वाज नॉट फिट फॉर इट। So this was what I did, how I went through the entire process, and thank you so much for such a patient sharing. Thank you.